हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज प्रेशर। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी फोर्स की। पहली कैटेगरी थी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की और दूसरी कैटेगरी थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रेशर के ऊपर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रेशर होता क्या है, हम कैसे प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, फिर आखिर ये प्रेशर प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे और फिर इसके बाद में हम इस प्रेशर को मेजर कैसे करें। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के हमारे इस सेशन में। सो आई होप इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रेशर के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल बनता है प्रेशर के ऊपर वो ये है कि मैम आखिर ये प्रेशर प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा कि प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले ही सेंटेंस में लिखा गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है ना तो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे? तो चलो इसको हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास क्या है, एक लोहे की कील है, एक आयरन नेल है। इस लोहे की कील को आप दीवार के ऊपर लगाना चाहते हो, यानी कि लोहे की कील को आप चाहते हो कि वॉल में वो इंसर्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे? सपोज अभी के लिए मान लो कि ये क्या है, अभी एक दीवार है, वॉल है, और ये क्या है मेरे पास, एक लोहे की कील है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये लोहे की कील दीवार में इंसर्ट हो जाए, वॉल में इंसर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, एक हैमर लेकर के आऊँगी और इस हथौड़े से सबसे पहले तो मैं कील को कुछ इस तरीके से रखूंगी दीवार के ऊपर, फिर इसके बाद में मैं एक हैमर लेकर के आऊँगी और हैमर से मैं क्या करने वाली हूँ, इस हथौड़े को इस कील को हथौड़े से मारने वाली हूँ। तो इस वार से होने क्या वाला है भाई, मैं क्या करूँगी, जब तक कि मेरी कील इस वॉल में इंसर्ट ना हो जाए तब तक मैं हथौड़े से इस कील को जो है ना लगातार इसके ऊपर वार करती जाऊंगी, यानी कि मैं स्ट्राइक जो है ना करती जाऊंगी। इस हथौड़े से मारने पर कील को हो क्या रहा है, आप बेसिकली एक फोर्स लगा रहे हो। ये जो आप हैमर से स्ट्राइक करो ना कील को, आप कर क्या रहे हो, आप एक फोर्स लगा रहे हो। किसके ऊपर? इस कील के ऊपर। बदले में क्या होगा, बदले में ये जो कील है ना, ये कील फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, दीवार के ऊपर, दीवार के अंदर आपको ये कील इंसर्ट करनी है। आप एक हथौड़ा लेकर के आते हो और हथौड़े से कील को मारते हो। इससे हुआ क्या, आपने एक फोर्स लगाया हथौड़े से किसके ऊपर? कील के ऊपर। बदले में कील क्या करेगी, कील फोर्स लगाएगी वॉल के ऊपर, और इसी फोर्स के कारण क्या होने वाला है, एक प्रेशर प्रोड्यूस होने वाला है। कहाँ? तो वॉल के ऊपर। और इसी प्रेशर के कारण जो कील है ना वो क्या करेगी, जाकर के वॉल में इंसर्ट हो जाएगी, यानी कि दीवार में जाकर के धंस जाएगी। आपको करना यही था कि इस कील को दीवार में धंसाना था, इंसर्ट करवाना था। तो आपने करा क्या, एक फोर्स लगाया, हैमर की हेल्प से आपने क्या करा, कील के ऊपर एक फोर्स लगाया। बदले में कील ने फोर्स लगा दिया किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। और इसी फोर्स के कारण प्रेशर प्रोड्यूस हो गया, और इसी प्रेशर के कारण जो कील है वो कहाँ चली गई, दीवार के अंदर चली गई। तो सीधी सी बात है, हम बहुत ही आम भाषा में प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में, कि प्रेशर क्या है। तो इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर यूनिट एरिया में जो भी परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। जूनियर क्लासेस में आप प्रेशर का फॉर्मूला आई गेस पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा, है ना। प्रेशर को पहली बात तो ये है कि हम कैपिटल P से जो है ना डिनोट करते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, वो डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि इसी फॉर्मूले के ऊपर जो है ना बेस्ड है।
कि प्रेशर क्या है, सो इट इज़ अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। तो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या है, प्रेशर है। तो एक चीज़ तो हमें अब क्लियर हो गई है कि आखिर प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है ना एक्सर्ट होता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि इन मोस्ट केसेस एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद इट और बाय टचिंग इट। याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तभी एक्सर्ट कर पाता है जब उनके बीच में क्या हो, एक कॉन्टैक्ट हो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को जाकर के फिजिकली टच करे तभी उनके बीच में क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अधिकतर केसेस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कब लगा पाता है, जब वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को जाकर के टच करता है या कॉन्टैक्ट में आता है दूसरे ऑब्जेक्ट के। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि भाई प्रेशर प्रोड्यूस कब होने वाला है, कैसे होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है ना एक्सर्ट होता है। अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कैसे एक्सर्ट होता है, तो अधिकतर केसेस में जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जाकर के टच करता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना फोर्स लगेगा और इस फोर्स के कारण प्रेशर प्रोड्यूस होने वाला है। आया बात समझ में? चलो अब इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ वी पुश हार्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड विद आवर थंब, द थंब डज नॉट गो इनटू द वुड। यानी कि अब आपके पास क्या है, एक वुडन प्लैंक है या लकड़ी का एक पीस है आपके पास, और इस वुडन पीस में आप क्या कर रहे हो, अपने थंब से बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो कि जैसे कि आपने कील इंसर्ट करी है ना वॉल में, वैसे ही अब आप ये चाहते हो कि भाई दीवार तो बहुत ही मजबूत होती है, तो इस बार आपने क्या करा है, एक वुडन पीस लिया है, एक वुडन प्लैंक लिया है, और अब आप ये चाहते हो कि आपका जो थंब है ना, ये अंगूठा इस वुडन पीस के अंदर घुस जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही हार्डली इस वुडन प्लैंक में एक फोर्स लगा रहे हैं। कैसे फोर्स लगा रहे हैं, तो अपने थंब से प्रेशर, अपने थंब से फोर्स लगा रहे हैं, ताकि इस फोर्स के कारण जो थंब है वो कहाँ घुस जाए, इस वुडन पीस के अंदर घुस जाए। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से अगर हम लकड़ी के टुकड़े के ऊपर हम अपने थंब से फोर्स लगाएंगे तो क्या हमारा थंब अंगूठा जाकर के वुडन पीस में घुस जाएगा? क्या कभी नहीं होने वाला। वहीं अगर आप बात करो किसकी, एक ड्राइंग पिन की, ड्राइंग पिन जिसको हम एक थंब पिन भी बोलते हैं, ठीक है, अगर उस थंब पिन को हम कंसिडर करें और उस थंब पिन को हम क्या करें, इसी सेम वुडन प्लैंक के अंदर पुश करें, तो आपको क्या लगता है, क्या थंब पिन इस वुडन प्लैंक के अंदर जाएगी? हमारा थंब तो नहीं गया था, लेकिन जो थंब पिन है वो क्या इस वुडन प्लैंक के अंदर जाएगी? तो आपका जवाब होगा कि यस मैम। ये जो हम पुश कर रहे थे, ये जो हम फोर्स लगा रहे थे, भाई पुश क्या है, जैसे कि हम पहले भी अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं कि पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं कि ये फोर्स को ही हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या है, इट इज़ अ पुल और अ पुश। तो अगर हम अपने थंब को पुश करेंगे कहाँ, एक वुडन प्लैंक के अंदर, तो जो थंब है वो प्लैंक के अंदर जाने नहीं वाला। लेकिन अगर एक थंब पिन को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे और उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, तो हाँ, जो थंब पिन है वो ज़रूर जो है ना इस वुडन प्लैंक के अंदर चली जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जितना फोर्स हम अपने थंब से लगा रहे थे वुडन प्लैंक के ऊपर, उतना ही फोर्स जो है ना हम वुडन प्लैंक पे कब लगा रहे हैं, उस थंब पिन के थ्रू लगा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपने थंब को प्लैंक में इस लकड़ी में घुसाना चाह रहे हो तो भी आप क्या करोगे, एक फोर्स लगाओगे, है ना। फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपके अंगूठे के थ्रू, कहाँ, लकड़ी पर। दूसरे केस में जब आपने थंब पिन ली है उसको आप घुसा रहे हो वुडन प्लैंक के अंदर, तो दूसरे केस में भी आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स ही लगा रहे हो, लेकिन इस बार जो फोर्स लग रहा है प्लैंक के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, वो कैसे लग रहा है, थंब पिन के थ्रू लग रहा है। तो जब थंब के थ्रू फोर्स लग रहा है तो थंब जो है ना अंदर नहीं जा रहा, लेकिन जो थंब पिन के थ्रू जो हम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के कारण, सेम फोर्स के कारण आप बोल सकते हो कि जो थंब पिन है वो अंदर चली गई। हम दोनों ही केसेस में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे थे। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? वुडन प्लैंक हमारे पास एक ही है, सेम ही है। एक साइड हम वुडन प्लैंक में अपना अंगूठा हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं और दूसरे साइड हम क्या कर रहे हैं कि थंब पिन घुसाना चाह रहे हैं, तो हम सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं दोनों ही केसेस में। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि पहला जो हमारा फोर्स लग रहा है
लकड़ी के ऊपर वो कैसा लग रहा है, हमारे थंब के थ्रू लग रहा है। और जो दूसरा केस है उसमें फोर्स कैसे लग रहा है, प्लैंक के ऊपर, लकड़ी के ऊपर एक थंबपिन के थ्रू फोर्स लग रहा है। अमाउंट सेम है फोर्स का, लेकिन फिर भी थंब नहीं घुस रहा है, अंगूठा नहीं घुस रहा है, लेकिन थंबपिन घुस रही है लकड़ी के ऊपर। तो फोर्स तो सेम लग रहा था, तो दोनों को अंदर जाना चाहिए था, लेकिन दोनों नहीं गए, सिर्फ थंबपिन अंदर गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जब भी फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो जिस समय हम लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के पीस के ऊपर अपने थंब से फोर्स लगा रहे हैं या थंबपिन के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, लकड़ी के ऊपर डेफिनेटली क्या पड़ रहा है, एक प्रेशर तो पड़ ही रहा है। तो क्या प्रेशर सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे ही डिपेंडेंट होता है? नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो प्रेशर है ना, वो ना सिर्फ फोर्स पे डिपेंडेंट होता है, बल्कि जिस एरिया में फोर्स को अप्लाई किया गया है उस एरिया पे भी डिपेंडेंट होता है। अगर अप्लाइड एरिया, मतलब जिस एरिया में आपने फोर्स अप्लाई किया है वो एरिया कैसा है, बड़ा है, तो जो प्रेशर होगा ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिस एरिया में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर वो एरिया कैसा है, कम है, तो जो प्रेशर अप्लाइड होगा ना वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। भाई जरा देखो इस फॉर्मूले में प्रेशर और एरिया के बीच में जो रिलेशन वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप लगा क्या रहे हो, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो दोनों ही केसेस में, लेकिन प्रेशर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि पहले केस में जो आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके कारण जो प्रेशर है वो कम हो गया। और दूसरे केस में जो आप फोर्स लगा रहे हो वो काफी कम एरिया में लग रहा है। तो अगर एरिया कम होगा तो उस जगह पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यही रीजन है कि वुडन प्लैंक में हम जब अपना अंगूठा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो अंगूठा अंदर नहीं जाता, लेकिन थंब पिन जो है ना वो अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं, हमारे पास क्या है, लकड़ी का ये पीस है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। कैसे पुश कर रहे हैं? हम अपने थंब से पुश कर रहे हैं, यानी कि हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस लकड़ी के ऊपर अपने थंब के थ्रू। लेकिन थंब का देखो एरिया देखो यहाँ पे कितना सारा है ना। तो जब हम फोर्स लगाएंगे ना, हम अपने हाथों से जो भी फोर्स लगा रहे हैं थंब के थ्रू, कहाँ, इसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, तो ये जो फोर्स होगा ना ये ज्यादा एरिया में जाकर के फैल जाएगा, जिसके कारण लकड़ी के ऊपर जो प्रेशर होगा ना वो कम लगेगा। वहीं जो हमारे पास थंबपिन है, भाई थंबपिन आपने देखा होगा कि उसका क्या होता है, एक हेड होता है ना प्लास्टिक का, कुछ इस तरीके का सा उसका हेड होता है, और उसके नीचे क्या होती है, एक बहुत ही पतली सी पिन होती है उसकी, जो कि आप बोल सकते हो कि लकड़ी के अंदर जाएगी। तो हम करते क्या है, दूसरे केस में जब हम फोर्स लगा रहे हैं, कैसे, इस थंबपिन के थ्रू, तो ये जो फोर्स है ना ये फोर्स कम एरिया में फैलेगा। क्यों फैलेगा? जरा देखो ना, थंबपिन की ये जो पिन है, इस पिन का जो एंड है, जो इसका जो एंड है वो कैसा है, बहुत ही पॉइंटेड है ना। थंबपिन की पिन का ये जो एंड है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही पॉइंटेड है, बहुत ही कम एरिया है। तो थंबपिन की ये जो पिन है ना, ये जाकर के जब वुडन पीस को जब टच करेगी तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम बनेगा। भाई ये जो थंबपिन है ये हवा में तो उड़ेगी नहीं, ये लकड़ी को जाकर के टच करेगी। थंबपिन का कौन सा वाला पार्ट लकड़ी को टच कर रहा है, तो थंबपिन की जो पिन है ना, उस पिन का जो शार्प एंड है, जो पॉइंटेड एंड है, वो जाकर के क्या कर रहा है, वुडन पीस को टच कर रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो कैसा है, बहुत ही कम है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे इस थंबपिन के ऊपर, तो बदले में क्या करेगी, थंबपिन ब्लॉक के जो लकड़ी है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन ये जो फोर्स है ना ये बहुत ही कम एरिया में जो है फैलेगा। तो अगर एरिया कम होता है इसका मतलब क्या, कि प्रेशर बढ़ेगा, और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो थंबपिन है वो ब्लॉक के अंदर या लकड़ी के ऊपर जो है ना, लकड़ी के अंदर चली जाएगी। तो हमारे थंब के थ्रू जो प्रेशर मतलब हमारे थंब के थ्रू जो भी फोर्स लग रहा था वो फोर्स इतने एरिया में फैला था, तो एरिया ज़्यादा था जिसके कारण प्रेशर कम लगा, और प्रेशर कम लगने के कारण हमारा जो थंब है वो लकड़ी के अंदर नहीं गया। लेकिन जो फोर्स हमने लगाया थंबपिन के थ्रू, थंबपिन की जो आप बोल सकते हो कि जो पिन है उसका जो एंड है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही पॉइंटेड है, एरिया बहुत ही कम है, तो वो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएगी किसके साथ, लकड़ी के साथ, वो भी बहुत कम बनेगा। तो अब जो आप फोर्स अप्लाई करोगे ना थंबपिन के थ्रू,
वो फोर्स कम एरिया में फैलेगा, और अगर एरिया कम है इसका मतलब क्या, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो थंब पिन है वो अंदर चली जाएगी। तो दोनों ही केसेस में आपने फोर्स तो सेम लगाया था, लेकिन फ़र्क क्या था, फ़र्क ये था कि जिस एरिया में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जिस एरिया में फोर्स फैल रहा था, वो एरिया अलग अलग था। थंब वाले केस में एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम हो गया, थंब पिन वाले केस में एरिया कम था तो प्रेशर बढ़ा था, और बढ़े हुए प्रेशर के कारण थंब पिन कहाँ चली गई, अल्टीमेटली अंदर चली गई। तो प्रेशर का मतलब जो है ना सिर्फ फोर्स से नहीं होता है, एरिया से भी मतलब होता है कि किस एरिया में फोर्स लग रहा है, उस हिसाब से प्रेशर कम या ज़्यादा होगा। सो बट if we push a drawing pin into the wood with the same force of our thumb, the drawing pin goes into the wood, है ना, थंब पिन चली जाएगी लेकिन हमारा थंब नहीं जाएगा लकड़ी के अंदर। तो देखो ये एक आपको एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम दिखाया जा रहा है, और इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, थंब पिन है। अब थंब पिन को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, लकड़ी है, और इस थंब पिन को हम क्या कर रहे हैं, अपनी फिंगर से एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि जो थंब पिन है वो कहाँ चली जाए, इस लकड़ी के अंदर चली जाए। तो अभी हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, थंब पिन के ऊपर तो लगा रहे हैं, लेकिन जो थंब पिन है उसका जो हेड है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और उसका जो थंब पिन की जो पिन है वो कहाँ जा रही है, लकड़ी को, या वो क्या कर रही है, उसकी जो पिन है वो हमारे लकड़ी को टच कर रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हम फोर्स लगाएंगे वो छोटे एरिया में फैलेगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो थंब पिन है वो लकड़ी के अंदर चली जाएगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने थंब पिन को पलटा दिया है, उलट कर दिया है। इसका मतलब क्या, अब हम थंब पिन की जो पिन है ना उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और उसका जो प्लास्टिक का हेड है ना उसको हम लकड़ी में घुसाने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या, फोर्स आप सेम क्वांटिटी का लगाओगे, जो आप थंब पिन की हेड पे लगा रहे थे वही अब दूसरे केस में आप थंब पिन के हेड में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इस बार जो थंब पिन है वो लकड़ी के अंदर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इस बार थंब पिन का जो हेड है ना वो लकड़ी को टच कर रहा है, यानी कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ज्यादा बन रहा है। देखो ये लार्ज एरिया है, पहले केस में थंब पिन की जो पिन है वो लकड़ी को टच कर रही थी, तो थंब पिन के जो पिन है वो तो खुद ही बहुत ही पॉइंटेड है, उसका जो एंड है वो बहुत ही शार्प है, पॉइंटेड है, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बन रहा था पिन और लकड़ी के बीच में वो कैसा था, बहुत ही कम था, जिसके कारण प्रेशर बढ़ गया और पिन अंदर चली गई। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, अब दूसरे केस में लकड़ी और थंब पिन के बीच में कांटेक्ट तो बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, तो थंब पिन की जो हेड है, जो प्लास्टिक का जो हेड होता है उसका, उसके थ्रू कांटेक्ट बन रहा है। अब प्लास्टिक का जो हेड है उसका एरिया कैसा है, ज्यादा है, तो अब ये ज्यादा एरिया वाला प्लास्टिक का हेड क्या कर रहा है, लकड़ी के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसके कारण जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा हो गया, बढ़ गया। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स तो आपने बराबर लगाया था दोनों केसेस में, लेकिन फिर भी थंब पिन की जो पिन है वो अंदर चली गई, लेकिन थंब पिन का जो हेड है, जो प्लास्टिक हेड है, वो अंदर नहीं गया। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे छोटा था तो प्रेशर ज्यादा बढ़े, मतलब प्रेशर ज्यादा लगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे हम बोलते हैं कि ज्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ना सिर्फ प्रेशर फोर्स पे डिपेंडेंट होता है, एरिया पे भी डिपेंडेंट होता है कि भाई किस एरिया में जो है ना फोर्स लग रहा है। फिर इसके बाद में ये भी एक आप बोल सकते हो कि बेसिक सा एक पिक्चर है जो कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से प्रेशर और एरिया के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन चलता है। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक कील है, इस कील को आप हथौड़े से मार करके क्या कर रहे हो, दीवार में घुसाना चाह रहे हो, तो बड़े आसानी से जो आपकी कील है वो वॉल में जाकर के इंसर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कील है उसका जो एंड है वो बहुत ही कैसा है, पॉइंटेड है, शार्प है। तो जो भी आप हथौड़े से फोर्स लगाओगे उस फोर्स के कारण ये जो बेसिकली जो कील है ना, तो कील जो दीवार के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगी वो कैसा होगा, काफ़ी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि कील का जो एंड है वो खुद ही कैसा है, उसका एरिया कैसा, काफ़ी छोटा है ना, तो वो जो पॉइंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएगी दीवार के साथ वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा। फिर आप जो भी प्रेशर, जो भी फोर्स लगाओगे आप हैमर से कील के ऊपर, इस फोर्स के कारण आप बोल सकते हो कि ये जो फोर्स है वो कम एरिया में लगेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और इस हाई प्रेशर के कारण जो कील है वो दीवार में चली जाएगी। लेकिन अब आपके पास क्या है, एक बॉटल टाइप की आपके पास जो है ना एक स्ट्रक्चर है, तो इस बॉटल को जो है ना आप दीवार के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हो।
प्रोसीजर आपका वही है, पहले भी आपके पास हथौड़ा था, अभी भी आपके पास क्या है, हथौड़ा है। तो इस हथौड़े से मार मार करके आप इस बॉटल को अंदर इस दीवार के भेजना चाह रहे हो, तो क्या बॉटल जाएगी? क्या नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉटल का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और ये बॉटल दीवार के साथ जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बना रही है वो भी कैसा है, ज़्यादा है। तो जो भी फोर्स आप लगाओगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे आप दोनों केस में फोर्स बराबर लगा रहे थे, लेकिन जो भी यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे ना वो ज़्यादा एरिया में जाकर के फैल जाएगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो कम लगेगा और इस कम प्रेशर के कारण ये जो बॉटल है वो कभी भी दीवार के अंदर नहीं जाएगी। आई बात समझ में? चलो, आवर थंब डज नॉट गो इनटू द वुड बिकॉज द फोर्स ऑफ थंब is falling on large area of the wood due to which the force per unit area or pressure on the wood is small। क्या बोला गया कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ थंब जो है वो वुड के लार्ज एरिया में गिर रहा है, जिसके कारण जो फोर्स है पर यूनिट एरिया या जिसको आप प्रेशर भी बोल सकते हो वो क्या हो रहा है, लकड़ी के ऊपर कम हो रहा है। द ड्रॉइंग पेन गोज इनटू द वुड बिकॉज ड्यू टू विच द फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर ऑन द वुड बिकम्स वेरी लार्ज, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बना रही है वो छोटा है। तो जो भी आप फोर्स लगाओगे थंब पेन के थ्रू, किसके ऊपर आप बोल सकते हो कि वुडन प्लैंक के ऊपर, वो फोर्स कम एरिया में फैलेगा, जिसके कारण प्रेशर बढ़ेगा और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो थंब पेन है वो अल्टीमेटली लकड़ी के अंदर जाकर के घुस जाएगी। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट द प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। इस एग्जाम्पल से हमको ये क्लियर हो गया है कि प्रेशर क्या है। सो इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ थंब प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर व्हेन इट एक्ट्स ऑन लार्ज एरिया ऑफ द वुड। क्या बोला कि जो थंब से जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑफ थंब प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर व्हेन इट एक्ट्स ऑन लार्ज एरिया ऑफ वुड। दोनों ही केसेस में आप अपने थंब से ही क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन थंब से लगने वाला जो फोर्स है वो एक स्मॉल प्रेशर कब प्रोड्यूस करता है, जब वो फोर्स जो है ना वुड के लार्ज एरिया पे जाकर के गिरता है। बट द सेम फोर्स ऑफ द थंब प्रोड्यूसेस मच ग्रेटर प्रेशर, यानी कि सेम जो थंब का फोर्स है वो एक बढ़ा हुआ प्रेशर कब प्रोड्यूस करेगा, जब वो फोर्स कहाँ गिरेगा, लकड़ी के स्मॉल एरिया में जाकर के गिरेगा। दो द टिप ऑफ द थ्रू द टिप ऑफ द ड्रॉइंग पेन। कैसे? तो ड्रॉइंग पेन की टिप के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो बहुत कैसी है, पॉइंटेड है, शार्प है। तो जो वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएगी ड्रॉइंग पेन किसके साथ, वुड के साथ, वो कैसा होगा, कम होगा। तो हमसे जो भी आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कम एरिया में फैलेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और जो पेन है वो लकड़ी के अंदर चली जाएगी। Thus the effect of a force depends on the area of the object on which it acts। क्या बोला गया है कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के किस एरिया में, ऑब्जेक्ट के किस एरिया में फोर्स लगाया गया है उस एरिया पे फोर्स का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। वी कैन नाउ डिफाइन प्रेशर एज फॉलोज। अब हम प्रेशर को फॉर्मली अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम प्रेशर की अब एक ऐसी डेफिनेशन देखेंगे जो कि आप आसानी से अपने एग्जाम में जाकर के लिख सकते हो कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर क्या है, ये वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे काम कर रहा है या गिर रहा है। To obtain the value of pressure, we should divide the force acting on an object by the area of the object on which it acts। अगर आपको प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? We should divide the force acting on an object। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स है लग रहा है उसको आप डिवाइड करोगे किसके साथ, by the area of the object on which it acts, यानी कि किससे, बाय द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है उसी एरिया को आप क्या करोगे, डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में आप रख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि इस फॉर्मूला के ऊपर ही क्या बनी है, फोर्स की प्रेशर की डेफिनेशन बनी है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये तो आपको जो है ना एक बेसिक सा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी ना कि हम जो थंब है, थंब को जो है ना हम अपने लकड़ी के ऊपर इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हाँ थंब
पिन को हम ज़रूर से लकड़ी के ऊपर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो जो मैंने समझाया है उसी को ये पिक्टोरियल फॉर्म में जो है ना आपको समझाया जा रहा है। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर इज, तो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या सकता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। और इस फॉर्मूला से आपको प्रेशर, फोर्स और एरिया के बीच में एक रिलेशन जो है ना समझ में आ जाता है कि अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस बेसिक फॉर्मूला से आपको प्रेशर, फोर्स और एरिया के बीच में एक रिलेशन समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, अब प्रेशर की भी क्या होती है, एक ऐसा यूनिट होती है, जैसे कि हमने बात करी थी किसकी, फोर्स की, है ना। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जिसको कि हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एरिया की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, स्क्वायर मीटर, यानी कि एम लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, टू लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। भाई सीधी सी बात है ना, अभी अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन, जिसको कि हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की क्या हो जाएगी, प्रेशर की ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। The SI unit of measuring pressure is Newton per square meter, which is also called Pascal। अच्छा, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बार बार आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। आप इसको बोल सकते हो कि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, सिंपल टर्म्स में पास्कल है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल P और स्मॉल a से करते हैं। सो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। पास्कल इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर, सो अ बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड किलो पास्कल इज ऑल्सो यूज्ड। जो पास्कल है वो एक काफ़ी छोटी यूनिट होती है, मतलब प्रेशर की। तो जो बड़ी यूनिट होती है प्रेशर की उसे हम क्या बोलते हैं, किलो पास्कल, जिसको को यूज़ अधिकतर किया जाता है। अब किलो पास्कल का, जैसे कि मैंने आपको पास्कल का सिंबल बताया है कैपिटल P स्मॉल a, तो किलो पास्कल का सिंबल क्या होगा, आप लिखोगे स्मॉल के मतलब कि किलो, और पास्कल की तो वही रहेगी कैपिटल P और स्मॉल a। तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल, ठीक है। किलो मतलब क्या होता है, बेसिकली 1000 ही तो होता है ना। तो 1 किलो पास्कल कितने पास्कल के बराबर होगा, तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल्स। तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल। इतना समझ में आया। बस किलो को हमने क्या किया है, किलो की जगह पे हमने लिख दिया है क्या, 1000। तो वो 1 किलो पास्कल और पास्कल के बीच में क्या बन गया है, एक रिलेशन बन गया है कि 1 किलो पास्कल कितना होता है, 1000 पास्कल होता है। देखो जैसे आपके पास किलोग्राम और ग्राम होता है ना, दोनों ही जो आपकी यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं, वज़न को, मास को जो है ना मेजर करती हैं। हम सबको पता है कि जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 किलो आटा है, तो ये 1 किलो आटे का मतलब क्या है कि मेरे पास 1000 ग्राम्स आटा है। तो जो भी मास है उसको मैं केजी में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं उसको ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, यानी कि दोनों ही यूनिट्स क्या हैं, मास को मेजर करने के लिए हैं। लेकिन दोनों ही यूनिट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या आया है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सिमिलरली मेरे पास एक यूनिट है कौन सी, किलोमीटर, और दूसरी यूनिट मेरे पास कौन सी है, मीटर है। तो किलोमीटर और मीटर दोनों को ही मैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन इन दोनों ही यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सिमिलरली किलो पास्कल और पास्कल दोनों ही यूनिट्स हैं किसकी, प्रेशर को मेजर करने के लिए। पास्कल एक छोटी यूनिट है, किलो पास्कल एक बड़ी यूनिट है। तो इन दोनों ही यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल्स। इतना क्लियर है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। आई होप ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। If in the above formula for pressure we put the value of force in newtons and the value of area in square meters, then we will get the value of pressure in newtons per square meter और pascal। तो ये जो भी आपके पास फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का, अगर आपने फोर्स की यूनिट न्यूटन में रखी है
और अगर आपने मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो अगर आपने न्यूटन में रखी है और एरिया की जो वैल्यू है वो आपने मीटर स्क्वायर में रखी है, तो आपके पास जो प्रेशर आएगा ना वो कौन सी यूनिट में आएगा, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आएगा, यानी कि पास्कल्स में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेदर वी एक्सप्रेस द प्रेशर इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, इट मीन्स द सेम थिंग। अब आपके ऊपर है, जो भी यूनिट आपको अच्छी लगे, अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अच्छी लगती है यूनिट प्रेशर की तो आप उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या अगर आपको पास्कल अच्छी लगती है यूनिट प्रेशर की तो आप उसमें भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम है, क्या बोला गया है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। यानी कि यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके कि कितने एरिया में, तो 2 मीटर स्क्वायर के एरिया में फोर्स अप्लाई किया गया है, और फोर्स भी कितना अप्लाई किया गया है, 100 न्यूटन किया गया है। तो आपको करना क्या है, प्रेशर निकाल करके बताना है कि कितना प्रेशर यहाँ पे बनने वाला है या लगने वाला है। तो सीधी सी बात है, हमने अभी अभी पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपको सवाल में दिया गया है कि फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, तो आप क्या करोगे, फोर्स की जगह पे क्या लिख दोगे, मतलब फोर्स की आप वैल्यू पुट कर दोगे कितना, 100 न्यूटन। सिमिलरली आपको ये बताया गया है कि ये जो 100 न्यूटन फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के कितने एरिया पे लग रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया में लग रहा है। तो आप क्या करोगे, एरिया की वैल्यू पुट कर दोगे कितना, 2 मीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर के आएगा 50, यानी कि आपका जो प्रेशर है, प्रेशर कितना आ गया है, 15 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या इसी 50 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को आप क्या लिख सकते हो, 50 पास्कल्स लिख सकते हो। तो सिंपल है, बहुत ही आसान सा ये सवाल था कि आपको फोर्स आपको दिया गया है, किस एरिया में जो है ना वो फोर्स लग रहा है, वो एरिया आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, बस प्रेशर निकालना है। तो जो भी आपके पास ये फॉर्मूला है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस फॉर्मूले में आपको बस वैल्यूज पुट करनी है फोर्स और एरिया की, और आपके पास जो है ना प्रेशर निकल करके आ जाएगा। कितना आया है, तो 50 पास्कल्स या 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, पूरे हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। मैंने भी आपको करके बता दिया है और आपके सामने इस फॉर्म में भी जो है ना सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में 10 द प्रेशर इज 50 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 50 पास्कल्स। We have just studied that the formula for calculating pressure is equals to force upon area. Now since the area is in the denominator of pressure formula, it means that larger the area of the surface, smaller will be the pressure produced by a given force. Obvious सी बात है, इस फॉर्मूले में जो एरिया है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब क्या कि अगर एरिया बड़ा होगा सरफेस का तो जो गिवन फोर्स है ना वो क्या करने वाला है, प्रेशर कैसा प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो भी फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, यानी कि जो भी फोर्स लगने वाला है ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, वो फोर्स क्या कर रहा है, लार्ज एरिया में जाकर के फैल रहा है ना। तो अगर एरिया बड़ा होता है तो वो जो गिवन फोर्स है वो क्या करेगा, प्रेशर कम प्रोड्यूस करेगा। वही अगर आपके पास जो भी फोर्स है, जो भी आप फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो फोर्स ऑब्जेक्ट के कम एरिया में जाकर के फैलता है तो सेम फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा काम का है। इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, अगर फोर्स दिया है, एरिया दिया है तो आप प्रेशर निकाल सकते हो, या कभी कभी इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है कि आपको क्या दिया है, प्रेशर दिया गया है, एरिया दिया गया है, फोर्स निकालो। या ये भी होता है कि प्रेशर दिया गया है, फोर्स दिया गया है, आप बोल सकते हो कि एरिया निकालो, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इस फॉर्मूले से आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, और इसी फॉर्मूले से आप प्रेशर, फोर्स और एरिया के बीच में रिलेशन भी पता कर सकते हो। आई बात समझ में, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंड स्मॉलर द एरिया ऑफ द सर्फेस, लार्जर विल बी द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम फोर्स। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ ड्राइंग पेन इन द फिगर इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ द थंब प्रोड्यूसेस लार्ज प्रेशर ऑन द पीस ऑफ द वुड। ये वही सारी चीज़ें यू नो रिपीट हो रही हैं जो कि हम ऑलरेडी सेशन के स्टार्टिंग में जो है ना समझ चुके थे कि अगर हम अपने थंब से जो फोर्स है या थंब का जो फोर्स है वो हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, और किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं थंब का फोर्स, तो इस थंब पेन के थ्रू जो है ना अप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जो भी हम फोर्स लगाएंगे ना वो इस लकड़ी के
कम एरिया में जाकर के फैलेगा या इस लकड़ी के कम एरिया में जाकर के गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो थंब पिन की जो पिन होती है वो बहुत ही पॉइंटेड होती है, शार्प होती है, तो उसका एरिया खुद बहुत छोटा होता है और वो थंब पिन की पिन जब लकड़ी के ऊपर या लकड़ी के ऊपर आएगी तो लकड़ी के साथ जो पिन है वो बहुत ही छोटा सा एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएगी। तो आप अपने थंब से जो भी फोर्स लगा रहे होंगे लकड़ी के ऊपर, वो फोर्स लकड़ी के कम एरिया में जाकर के गिरेगा, जिसके कारण इस लकड़ी के ऊपर जो प्रेशर है वो कैसा पड़ेगा? ज़्यादा पड़ेगा। और इसी ज़्यादा प्रेशर के कारण जो थंब पिन है वो अल्टीमेटली लकड़ी के अंदर चली जाएगी। तो वही सारी बातें हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, घुमा फिरा करके जो है ना वही बातें बोली जा रही हैं। सो दिस लार्ज प्रेशर पुशेस द ड्राइंग पिन इनटू द पीस ऑफ वुड, और यही लार्ज प्रेशर क्या करेगा? जो ड्राइंग पिन है उसको लकड़ी के पीस के अंदर इंसर्ट करवाएगा। चलिए, From the above discussion, we conclude that the pressure depends on the two factors। यानी कि अब हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं और एक तो हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है, तो कुल मिलाकर के अब हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो प्रेशर है ना वो दो चीज़ों के ऊपर, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पहला क्या है? फोर्स अप्लाइड, और दूसरा क्या है? एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स के ऊपर प्रेशर डिपेंडेंट होगा। अगर फोर्स ही कम अप्लाई हो रहा है ना, तो आप बोल सकते हो कि प्रेशर भी कैसा लगेगा? कम लगेगा। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, कि हमारे पास क्या है? लकड़ी है। चलो हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लकड़ी का पीस है और इस लकड़ी के पीस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? अपने थंब को घुसाना चाह रहे हैं, धसाना चाह रहे हैं। तो दो कंडीशन पॉसिबल हैं। एक तो एरिया वाली कंडीशन पॉसिबल है कि एरिया हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट थंब और लकड़ी के बीच में, जिसके कारण जो फोर्स हम लगा रहे हैं अपने थंब से वो ज़्यादा एरिया में फैल रहा है, जिसके कारण जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, और इस कम प्रेशर के कारण आप बोल सकते हो कि थंब हमारा लकड़ी के अंदर नहीं जा रहा। एक और केस ये पॉसिबल है कि आप फोर्स ही क्या कर रहे हो? कम लगा रहे हो। चलो छोड़ो, थंब छोड़ो, हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? थंब पिन की। हम क्या कर रहे हैं? थंब पिन को लकड़ी के अंदर घुसाना चाह रहे हैं। हमें अच्छी तरीके से पता है कि थंब पिन की जो पिन है वो बहुत ही कैसी होती है? शार्प होती है, पॉइंटेड होती है। तो वो जो पिन है वो आसानी से लकड़ी के अंदर जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि थंब पिन लकड़ी के अंदर जा ही नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है भाई? एरिया ऑफ कांटेक्ट तो वो कम ही बनाएगी, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि इतना इनफ प्रेशर नहीं बन रहा है कि उस प्रेशर के कारण जो पिन है वो अंदर चली जाए। तो फिर इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वही कैसा है? कम है। अगर आप एक छोटे से बच्चे से क्या बोलोगे? 1 साल के बच्चे से बोलोगे कि बेटा जाओ और थंब पिन को जो है ना लकड़ी के ऊपर लगा करके आओ, तो क्या 1 साल का बच्चा इतना फोर्स, इतना सफिशिएंट फोर्स क्या अप्लाई कर सकता है कि उस सफिशिएंट फोर्स से जो है ना सफिशिएंट प्रेशर बने और इस प्रेशर के कारण जो थंब पिन है वो लकड़ी के अंदर चली जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज करना चाहोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सफिशिएंट फोर्स लगाओगे। तो अभी तक हम सिर्फ एरिया पढ़ते जा रहे थे कि एरिया कम है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फोर्स भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आप फोर्स ही कम लगा रहे हो तो चाहे एरिया कैसा भी हो, प्रेशर क्या होगा? कम ही होगा। अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो तो प्रेशर क्या होने वाला है? ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला है। हाँ, फिर इसके बाद में जो ना डिपेंड करेगा कि वो जो फोर्स है वो कितने एरिया में गिर रहा है, कम एरिया में गिर रहा है या ज्यादा एरिया में गिर रहा है। आई बात समझ में? So the same force can produce different pressures depending on the area over which it acts। Same force जो है वो अलग अलग प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो जो फोर्स है वो कितने एरिया पे जो है काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर। जब एक फोर्स ऑब्जेक्ट के लार्ज एरिया में जो है ना काम करता है तो वो प्रेशर कैसा प्रोड्यूस करता है? कम करता है। और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा पॉसिबल ये है कि जब एक फोर्स ऑब्जेक्ट के कम एरिया में एक्ट करता है तो वो जो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा? लार्ज होगा, है ना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बट इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज प्रेशर। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स। अब आपने देखा होगा कि सपोज अगर हम कभी कहाँ चले गए हो, किसी बीच वगैरह पे चले गए हो, है ना, या आपके घर के आसपास जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और रेत है, सैंड है, तो अगर हम सैंड के ऊपर जाकर के खड़े होते हैं तो आपको दिखाई देता है कि सैंड में क्या बन रहा है? एक डिप्रेशन बन रहा है ना भाई। अगर आप जाकर के रेत के ऊपर खड़े होगे तो आपके पैरों के जो निशान है ना वो सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर बन जाएंगे, और ना सिर्फ निशान बल्कि आपको बकायदा गड्ढा होता हुआ भी दिखाई देगा कि आपके पैरों की वजह से क्या हुआ है? रेत में गड्ढा हो गया है। तो सवाल यह है कि आखिर रेत में गड्ढा क्यों हुआ?
तो आपने बोला कि मैम ज़रूर जो है ना उसके ऊपर प्रेशर लगा होगा, इसीलिए रेत में क्या हुआ, गड्ढा हुआ, यानी कि रेत में डिप्रेशन आया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ये प्रेशर बड़ा आया कैसे? ये समझ में आ गया कि रेत के ऊपर प्रेशर लगा जिसके कारण रेत में डिप्रेशन बन गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेत में प्रेशर प्रोड्यूस कैसे हुआ? तो हमेशा हमको पता है कि प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है, जब फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या कि अगर हम रेत के ऊपर जाकर के खड़े हुए हैं तो हमने फोर्स लगाया है और इसी फोर्स के कारण प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है और प्रेशर के कारण ही रेत में डिप्रेशन जो है ना डेवलप हुआ है। सवाल यह है कि आखिर हमने फोर्स कैसे लगा दिया? तो हमारी बॉडी का जो वजन है ना, जो वेट है, वही क्या है, एक फोर्स की तरह काम कर रहा है। हमारी बॉडी का जो भी वजन है, ये वजन ही क्या कर रहा है, एक फोर्स का काम कर रहा है। और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, रेत के ऊपर, जिसके कारण फोर्स मतलब इस फोर्स के कारण आप बोल सकते हो कि रेत में क्या डेवलप हो रहा है, एक प्रेशर डेवलप हो रहा है और जिसके कारण, इस प्रेशर के कारण ही रेत में एक डिप्रेशन डेवलप हो गया। तो आपको क्या ये पूरी बात समझ में आई है कि अगर आप किसी बीच पे चले जाओ या अगर आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, यानी कि आपके घर के आसपास रेत हो, तो साक्षात जो है ना उस रेत पे जाकर के आप खड़े हो जाना, आपको आराम से समझ में आएगा, दिखाई देगा कि जहां हम खड़े हुए हैं वहां पे हमारे पैरों के निशान बन चुके हैं। इनफैक्ट रेत में आप बोलते हो कि आपके पाँव धंसने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगता है रेत में। क्यों हुआ है? क्योंकि रेत के ऊपर प्रेशर पड़ा है। प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स लगता है। सवाल यह है कि आखिर किसने आकर के फोर्स लगा दिया? तो भाई जो हम खड़े हैं ना रेत के ऊपर, हम खुद क्या कर रहे हैं, रेत के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? क्या हमने हथौड़े चलाए हैं रेत के ऊपर? नहीं, हमारा जो बॉडी वेट है, ये बॉडी वेट ही क्या है, हमारा एक फोर्स है, एक फोर्स की तरह काम कर रहा है और इसी फोर्स के कारण प्रेशर बन गया। कहाँ? रेत के ऊपर। और इस प्रेशर के कारण ही रेत में आप बोल सकते हो कि डिप्रेशन रेडी हो गया है, गड्ढा बन गया है। आई बात समझ में? चलो, द वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी का जो वेट है, बॉडी वेट, वो भी क्या है, एक फोर्स ही है। एंड इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। भाई फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? भाई फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद करो अपने प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो फोर्स है वो क्या करता है, मतलब उसका एक डायरेक्शन होता है कि अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो फोर्स की, तो इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी फोर्स की, उसको आपको नेगेटिव मानना ही होगा। तो फोर्स हम बोलते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है। हम बोल रहे हैं कि हमारा जो बॉडी वेट है वो भी क्या है, एक फोर्स ही है। तो ये जो फोर्स होता है बॉडी वेट वाला, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, नीचे की तरफ ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो बॉडी वेट है ना वो कहाँ लग रहा है, मतलब सपोज आप जो है ना एक लकड़ी के ब्लॉक के अंदर खड़े हुए हो, ठीक है, ये क्या है, लकड़ी का ब्लॉक है और इसके ऊपर हम खड़े हुए हैं और ये लकड़ी का ब्लॉक कुछ इस तरीके का है कि हमारे जो पैर हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो फ्लोर होगा ब्लॉक का उससे टच होगा ही, साथ ही साथ हमारा जो सर है वो इस ब्लॉक की जो सीलिंग है उसके साथ टच हो रहा है। तो जरा मुझे ये बताओ कि इस केस में आपका जो बॉडी वेट है वो कहाँ लगने वाला है, सीलिंग पे लगेगा या फ्लोर पे लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो फ्लोर है उसी के ऊपर आपका जो बॉडी वेट है वो लगने वाला है। सीलिंग, आप मान रही हूं मैं कि आपका जो सर है वो सीलिंग से टच हो रहा है, प्रॉपर्ली टच हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो बॉडी वेट है वो सीलिंग पे नहीं लगेगा, वो कहाँ लगेगा, फ्लोर पे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी वेट क्या है, एक फोर्स है और इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड्स ही होता है, हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन देखो, हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ और अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन को एक बार ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, द फुट ऑफ एन एलिफेंट हैज़ एन एरिया ऑफ 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास एक हाथी है और उस हाथी का जो एक पंजा है, उस एक पंजे का एरिया कितना यहाँ पे दिया गया है, 275 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इफ द मास ऑफ द एलिफेंट इज 2200 kg, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एलिफेंट का जो मास है वो कितना है, 2200 kg है, 1200 kg है। देन फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड। अब आपको बताना है कि वो प्रेशर बताओ जो कि एलिफेंट लगाएगा कहाँ, ग्राउंड पर। अब देखो, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि मैम इसके पहले जो हमने एक सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी वो बड़ी आसान थी। क्यों आसान थी? वहाँ पे भी हमसे प्रेशर निकालने को बोला गया था, लेकिन वहाँ पे हमको फोर्स और एरिया
डायरेक्टली इन दोनों की ही वैल्यूज गिवन थी। तो देखो ज़रूरी तो नहीं है कि जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करी हो एग्जैक्टली वही चीज़ आपके एग्जाम में आ जाए। हो सकता है कि कई बार जो है ना एग्जामिनर आपके कंसेप्ट को जज करने के लिए कि आपको पता है या नहीं पता है, डिफ़िकल्ट थोड़े से क्वेश्चंस जो है ना पूछ लें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जब भी प्रेशर के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो हमेशा आसानी होगा कि फोर्स और एरिया की वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ सवाल में दी रहेंगी और आपको बस क्या करना होगा, फॉर्मूला में उनकी वैल्यूज़ पुट करके प्रेशर निकालना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ना यहाँ पे आपको फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, ना आपको यहाँ पे एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। तो फिर हम करेंगे क्या, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे हमको दी गई हैं उन चीज़ों से बाकायदा आप फोर्स और एरिया की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर उन वैल्यूज़ को जो है ना आप इस फॉर्मूला में रख करके प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एरिया की। हाथी के एक पंजे का जो एरिया है वो किस में दिया गया है, कितना दिया गया है, 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो एरिया है वो किस में दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जरा याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रेशर निकालते हैं तो हम हमेशा पास्कल में ही निकालते हैं। पास्कल मतलब क्या, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, हमको तो मीटर स्क्वायर चाहिए है। जब तक हम एरिया को मीटर स्क्वायर यूनिट में नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो प्रेशर है ना वो पास्कल में नहीं निकलने वाला है। तो फिर क्या करें, सबसे पहले तो ये जो एरिया है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो बहुत ही आसान सा कन्वर्जन होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान से ये कन्वर्जन है, याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने बराबर होता है, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपके पास 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या आप उसको मीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। देखो ना यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो 275 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने बराबर हो जाएगा, सपोज x के बराबर होगा। x को ले जाओ आप कहाँ, यहाँ, इसको ले जाओ यहाँ, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 275 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। यानी कि अब आपका जो एरिया है हाथी के एक पंजे का वो किस में आ चुका है, मीटर स्क्वायर में आ चुका है। कितना आया है, तो 275 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ चुका है। सेंटीमीटर में दिया गया था, इस बेसिक कन्वर्जन से हमने क्या किया है, उसको मीटर स्क्वायर में निकाल लिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, बाकी तो बड़ा आसान सा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया आ चुका है। लेकिन क्या इस एरिया को अब हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, एरिया की जगह वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक बात बताओ, हाथी के अपने एक ही पाँव पे खड़ा होता है, उसके तो 4 पंजे होते हैं ना। यहाँ पे तो ये आपके पास जो एरिया आया है मीटर स्क्वायर में तो सिर्फ 1 फुट का, देखो ना यहाँ पे तो सवाल में दिया गया है कि एलिफेंट के एक पंजे का एरिया दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो हाथी के तो 4 पंजे होते हैं, तो एक पंजे का एरिया इतना है, तो 4 पंजे का एरिया कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, इजी। इसीलिए मैंने बोला था कि दिखने में लग रहा है कि अरे बाप रे नहीं बनेगा, लेकिन बन जाएगा। तो हाथी के एक पंजे का एरिया कितना है, इतना है, तो 4 का कितना हो जाएगा, इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ। अब ये क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है, जिसको कि आप बड़ी ही आसानी से अपने फॉर्मूला में एरिया की जगह वैल्यू मतलब पुट कर सकते हो। कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, दूसरा कलर लेते हैं, चलो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 275 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर भी चलो लिख ही डालो क्योंकि एरिया है। ठीक है, तो चलो एक टेंशन तो अपनी दूर हुई कि अपने पास जो डिनोमिनेटर है, जो एरिया है, वो अपना आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसकी फोर्स की, कि फोर्स हम कैसे निकालें। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्लियरली आपको फोर्स जो है ना नहीं दिया गया है, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो एक जरा बात बताओ, मैंने आपसे अभी अभी क्या बोला था कि रेत में गड्ढा क्यों आता है, मतलब जब भी हम रेत के ऊपर जाके खड़े होते हैं तो गड्ढा क्यों बनता है, डिप्रेशन क्यों आता है। तो आपने बोला था कि मैम रेत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये प्रेशर कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई, फोर्स। प्रेशर तो हमेशा फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस होता है। तो क्या हम जाकर के रेत को हथौड़ा मार रहे थे कि उसमें फोर्स के कारण प्रेशर प्रोड्यूस हुआ और उसमें गड्ढा हो गया? नहीं, हमारा जो बॉडी वेट है ना, ये बॉडी वेट ही क्या है, एक फोर्स है, और ये फोर्स के कारण ही प्रेशर प्रोड्यूस हुआ और रेत में गड्ढा यानी कि डिप्रेशन बन गया। तो ये जो हमारा बॉडी वेट है, ये बॉडी वेट होता क्या है, इस बॉडी वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल्स टू
m इंटू जी। अब आप बोलोगे कि मैम ये m इंटू जी क्या है? m होता है मास। तो आप बोलोगे कि मैम क्या मास और वेट अलग अलग होता है? यस, मास अलग होता है और वेट अलग होता है। इनके बीच की जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो आप क्लास 9th में जाकर के समझोगे, लेकिन अभी के लिए क्लास 8th के लेवल पे मैं आपको समझा देती हूँ कि मास अलग होता है और वेट अलग होता है। मास होता है स्मॉल m और वेट होता है स्मॉल m इंटू जी। जी क्या है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन कभी कभी सवाल में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई आप जी को जो है ना 9.8 नहीं, राउंड ऑफ में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। तो अगर सवाल में दिया गया है तो ले लेना, नहीं दिया गया है तो 9.8 जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपको वही लेनी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वेट और मास के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? क्लास 9th में आप सीखोगे। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? ये भी आप सीखोगे अपनी क्लास 9th में। लेकिन अभी के लिए क्लास 8th में आप ये सीख सकते हो कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है। वेट होता है मास इंटू जी। हमारा जो बॉडी वेट है वो क्या है? एक फोर्स ही तो है, और इस फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो वेट निकालो। वेट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला से मास इंटू जी। मास कितना दिया है? हाथी का दिया है क्या? हाँ दिया तो है 2200 kg। तो 2200 kg यहाँ पे लिख दो, इंटू जी कर दो। जी कितना लेने को बोला है? 10 लेने को बोला है। तो आपके पास आप बोल सकते हो कि अब वेट कितना आ जाएगा? अब आपके पास वेट आ जाएगा 22,000। और यही वेट क्या है? हाथी का यही वेट क्या है? उसका फोर्स है। हाथी का जो बॉडी वेट है वो एक फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो जब हाथी खड़ा होगा अपने चारों पैरों पर, तो वो ग्राउंड के ऊपर अपने बॉडी वेट से कितना फोर्स लगाने वाला है? तो दिस मच फोर्स लगाने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 2200, मतलब 22 इंटू 22, या उसके आगे आप 30 लिख सकते हो। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो आपको, अच्छा ये जो है ना, अब आपके पास क्या आ चुकी है? फोर्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया आ चुका है। अब आपको बस इतने को सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। एरिया मैंने आपको बता दिया, फोर्स निकालना मैंने आपको बता दिया कि हाथी का जो बॉडी वेट होगा वही क्या होगा? उसका फोर्स होगा। बॉडी वेट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है m इंटू जी। m दिया गया है, g दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? बॉडी वेट यानी कि फोर्स आ जाएगा, और उसको हम प्रेशर के फॉर्मूले में लिख देंगे। अब क्या करें? चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये जो दिख रहा है ना 10⁻⁻4, इसको आप कहाँ ले जाओ? न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। तो जब डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, अभी के लिए इस 4 को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, इस 4 को मैंने यहाँ लिख दिया है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2200। अच्छा, ये जो 22 है ना, इसको लिखने के बाद इन 3 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10⁻³ लिख सकती हूँ, है ना। 10⁻³ का मतलब क्या है कि 22 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं 3 0। तो 3 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इतना ही मिलेगा। बस मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया है कि 22 इंटू 10⁻³ लिख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने आपको बोला कि इसको आप ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 275 इंटू 4 कितना होता है भाई? 275 इंटू 4, 5 4 20, 7 4 28, 30, 4 2 8 और 9 10 11 यानी कि 1100। यहाँ पे आपके पास कितना आ चुका है? 1100 आ चुका है। कैसे? तो 4 इंटू 275 आपने किया तो आपके पास कितना जवाब आया? 1100 आया। ठीक है, अब एक काम करो, इसका जो 2 0 है, 1100 का जो 2 0 है, उसको आप, ये जो आपके पास 3 0 है ना, उस 3 के साथ, मतलब 3 0 के साथ जो 2 0 हैं उनको आप 1100 के 2 0 के साथ काट दो। ये चलो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 22 यहाँ पे कितना है? 22 और 3 0। मैंने आपको बोला इसको जो है ना आप ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 275 कितना हुआ? 1100 हुआ, है ना। तो 1100 के 2 0 और ऊपर के 2 0 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचेगा कितना? 220 बचेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ आ जाएगा। एक बात बताओ, 11 2 कितना होता है? 22 होता है कि नहीं होता है? 11 2 होता है 22। तो यहाँ पे आपके पास जवाब कितना आ गया है? यहाँ पे आपके पास जवाब आ गया है 20 इंटू 10⁻⁴। इस 20 इंटू 10⁻⁴ को आप कैसे लिख सकते हो?
2 इंटू 10⁵ लिख सकते हो। सीधी सी बात है, आपने जो 0 है उसको जो है ना 10 की पावर में चढ़ा दिया, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁵ आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया है, आपका प्रेशर आ चुका है। इतना ही प्रेशर हाथी क्या करने वाला है, ग्राउंड पे एग्जर्ट करने वाला है। तो क्या अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सी बात है, आपके पास एरिया गिवन था, हाथी के एक पंचे का एरिया गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाथी के एक पंजे का जो एरिया है मीटर स्क्वायर में निकालोगे, वो तो एक पंजे का होगा, 4 पंजे का कितना होगा, इतना 4 इंटू 275 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हाथी का जो बॉडी वेट होगा वही उसका फोर्स होगा, वही प्रेशर, वही फोर्स क्या करने वाला है, वो ग्राउंड पे लगाने वाला है अपने चारों पंजों के थ्रू। तो बॉडी वेट क्या होता है, मास इंटू जी। मास कितना दिया गया है, 2200 kg, जी दिया गया है, तो आपके पास बॉडी वेट यानी कि फोर्स कितना आ गया है, दिस मच आ गया है। बस आपने क्या करना है, इन दोनों ही वैल्यूज को, फोर्स और एरिया की वैल्यू को आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है और उसको पूरे को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इसका जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हो, ताकि आपके पास एक सोल्यूशन रहे, तो जब आप अपने लेवल पे सॉल्व करने बैठो तो आपके पास एक रेफरेंस के लिए रहे कि हाँ कुछ इस तरीके से हमें जो है ना सोल्यूशन को, मतलब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आई बात समझ में? चलो, तो कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ना अपना होगा, ये वही पूरा सोल्यूशन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो आज की सेशन में हमने 2 क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वही चीज़ रिपीट हुई है, आई गेस ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज की सेशन के लिए बस इतना ही। आज की सेशन में हमने बात करी है प्रेशर के ऊपर, कि प्रेशर आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करें और प्रेशर को हम मेजर कैसे करें, है ना। इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर हमने आज की सेशन में बात कर ली है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो कि इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ऐसे इफेक्ट्स जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, और ये इफेक्ट्स किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, प्रेशर के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे आप उसको सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा क्या, क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। अब हमने यहाँ पे जितने भी क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको होंगे अवेलेबल। सपोज आपको क्या करना है, चैप्टर 1 देखना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के टोटल लेक्चर्स कितने हैं, 14 लेक्चर्स हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स देख सकते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के आप लेक्चर्स कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो YouTube पे जो आपकी अक्सर कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें वीडियो का जो सीक्वेंस है वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से के बाद कौन सा वाला वीडियो देखना है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना, तो एज सच आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी वीडियो लेक्चर्स एकदम आपको प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं। प्लस आपको यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली, magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।